हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज की इकोनॉमिक बॉटनी की क्लास में हम बात करने वाले हैं कॉफ़ी के बारे में। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कॉफ़ी जो है एक महत्वपूर्ण नॉन एल्कोहलिक पेय पदार्थ है जिसका प्रयोग हम बहुत प्रमुखता से करते हैं। इसके साथ साथ चाय का प्रयोग भी जो है हम बहुत प्रमुखता से करते हैं और इसकी जो है चाय की हम एक अलग क्लास में बात करेंगे। यहाँ पर जो है हमने कॉफ़ी को लिया है। तो कॉफ़ी की सबसे पहले बात करें हम बॉटनिकल नेम की या वानस्पतिक नाम की, तो कॉफ़ी का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है कॉफ़िया अरेबिका। इसके अगर कुल की बात की जाए तो ये रूबिएसी कुल का पादप है और इस पादप में जो कॉफ़ी बनाने के लिए पार्ट जो काम में आता है वो होता है बीज, अर्थात इसका उपयोगी पादप भाग जो है वो बीज है। तो वानस्पतिक नाम हमने यहाँ पर देख लिया, कुल रूबिएसी हो गया, उपयोगी पादप भाग इसका बीज हो गया। अब हम बात करेंगे इसके उत्पत्ति और वितरण की। उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो कॉफ़ी की जो खेती है वो बहुत लंबे समय से इस विश्व में की जा रही है। चाहे वो विशेषकर अगर हम देखें तो अरब और उसके जो आसपास के देश हैं उनमें 500 वर्ष से ज़्यादा अधिक समय से की जा रही है, लेकिन इसकी जो लोकप्रियता बढ़ी है वो 17वीं और 18वीं सदी के बाद में बढ़ी है। अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो कॉफ़ी जो है इसकी उत्पत्ति दक्षिण पश्चिमी एबिसीनिया जो कि अफ्रीका में है, वर्तमान में इथोपिया और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको एबिसीनिया कहा जाता है। तो एबिसीनिया में जो काफा क्षेत्र है उससे इसकी उत्पत्ति मानी गई है। तो ये जो है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो इसकी उत्पत्ति हुई है वो एबिसीनिया से हुई है। 15वीं सदी के मध्य में यह जो है अदन में पहुंची और तत्पश्चात ये संपूर्ण अरब में वितरित हो गई। अदन में जो इसका प्रवेश है वो शेख शहाबुद्दीन दखानी द्वारा किया गया था, जहाँ से ये इसका बाद में पूरे जो है अरब में विस्तार हो गया था। और कॉफ़ी कि अगर नाम की बात करें तो इसका जो नाम है पहले कॉफ़िया था, जो कि इसके उत्पत्ति स्थल काफा से आया है। इसके पश्चात अगर हम देखें तो जो है इसका बाद में प्रसार यूरोप में हुआ 16वीं शताब्दी के अंत में। हालांकि जब अरब में इसका प्रसार हो रहा था तो इसको चूँकि कि उत्तेजक पदार्थ है, थोड़ा मादक पदार्थ है, तो इसलिए इसका जो है एक समय के लिए इस पर निषेध लगा दिया गया इसके सेवन पर। लेकिन बाद में जो है तरीके से कहें कि इसकी लोकप्रियता जो है वो बढ़ती गई और 16वीं सदी में ये जो है यूरोप में ये प्रवेश कर गया। और यूरोप में प्रवेश करने के बाद इसका जो है कह सकते हैं कि काफ़ी लोकप्रियता बढ़ी और अरब में भी जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय पेय हो गया और अरेबिया का जो है प्रमुख पेय पदार्थ वहाँ पर बन गया। और 15वीं शताब्दी के अंत में जो है मक्का, मदीना और इस तरीके जो बड़े शहर थे वहाँ पर कॉफ़ी हाउस जो है खुलने लगे। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो अरब कंट्रीज हैं वहाँ से ये पादप आया है और वहाँ सबसे ज़्यादा ये लोकप्रिय रहा शुरुआत में। बाद में जैसा कि अभी आपको बताया कि 16वीं शताब्दी में ये यूरोप में आया। इसके पश्चात ये मिस्र, तुर्की से होते हुए जो है यूरोप, तत्पश्चात भारत पहुँचा 17वीं शताब्दी में। और 17वीं शताब्दी में जो भारत पहुँचा था तो ये जो है एक मुस्लिम यात्री जो है बाबा बुदान उनके द्वारा लाया गया था और इनको जो है वो कॉफ़ी के बीज लेकर के आए थे और इसको जो है चिकमंगलूर स्थान जो है वहाँ पर लगा दिया गया साउथ में। और वर्तमान में वहाँ पर इसकी जो है कॉफ़ी की खेती काफ़ी बड़ी मात्रा में की जाती है भारत में। 17वीं शताब्दी में भारत में प्रवेश के पश्चात इसको जो है श्रीलंका, जावा, वेस्ट इंडीज और ब्राज़ील में इसका प्रसार हुआ। अब अगर हम वर्तमान में देखें तो कॉफ़ी की जो खेती है वो विश्व के विशेषकर उष्णकटिबंधीय और जो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं उनमें की जाती है। और कॉफ़ी की अगर हम देखें तो जो नवीन विश्व है हमारा उसमें ही मोस्टली खेती की जाती है। जैसे कि अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कि कॉफ़ी के जो विश्व में प्रमुख उत्पादक देश हैं वो ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया, भारत, युगांडा, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, पेरू, चीन, आइवरी कोस्ट, ये सभी देश ऐसे हैं जो कॉफ़ी का प्रमुखता से उत्पादन करते हैं।
इसमें हम देख सकते हैं कि जो ब्राज़ील है वो नंबर 1 पर आता है। ब्राज़ील जो है विश्व का सबसे बड़ा जो कॉफ़ी उत्पादक देश है, जो कि अन्य देशों को भी कॉफ़ी जो है वो निर्यात करता है। भारत में अगर हम बात करें तो भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये 3 जो हैं प्रमुख कॉफ़ी उत्पादनकर्ता राज्य हैं। विशेषकर इसमें अगर हम कर्नाटक की बात करें तो प्रथम स्थान पर आता है। कर्नाटक जो है भारत का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ये भी जो है कॉफ़ी का उत्पादन करते हैं। तो ये तो बात हो गई कॉफ़ी के प्रोड्यूसिंग एरियाज की या कॉफ़ी के उत्पादन क्षेत्रों की, और साथ ही साथ हमने बात कर ली है यहाँ पर कॉफ़ी की उत्पत्ति की और इसका क्या इतिहास रहा है। और उत्पत्ति में हमने यहाँ पर देखा ही था कि कॉफ़ी की जो उत्पत्ति हुई है एबिसिनिया से हुई है। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं यहाँ पर एक बात जो है बताना चाहूँगा कि ये जो प्रश्न है कॉफ़ी की उत्पत्ति का, ये पूछा जाता है बार बार परीक्षाओं में, कॉफ़ी की जो उत्पत्ति है कहाँ से हुई है। तो ऐसे में आप याद रखें कि जो कॉफ़ी की उत्पत्ति है वो एबिसिनिया से हुई है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब उत्पत्ति, वितरण और साथ ही साथ इसके उत्पादक क्षेत्रों के बाद में हम बात कर लेते हैं पादप के वानस्पतिक लक्षणों की। कॉफ़ी के वानस्पतिक लक्षणों में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो कॉफ़ी की स्पीसीज हैं उनके बारे में। कॉफ़ी की जो 3 स्पीसीज हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। नंबर 1 पर है कॉफ़िया अरेबिका, जिसको हम अरेबियन कॉफ़ी कहते हैं। दूसरी है कॉफ़िया लिबेरिका, जिसको हम लिबेरियन कॉफ़ी कहते हैं। और तीसरी है कॉफ़िया रोबस्टा, जिसको हम कांगो कॉफ़ी भी कहते हैं। यहाँ पर हम जो बात करेंगे मुख्य तौर पर वो कॉफ़िया अरेबिका की करेंगे, क्योंकि यही जो है जाति सबसे महत्वपूर्ण है और विश्व की जो 90% जो कॉफ़ी है वो इसी स्पीसीज से प्राप्त की जाती है। तो कॉफ़िया अरेबिका जो है हमने यहाँ पर पादप जो है लिया है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे स्वादिष्ट और अच्छी कॉफ़ी जो है वो हमारी कॉफ़िया अरेबिका से ही प्राप्त की जाती है। अगर हम पादप के वानस्पतिक लक्षणों की बात करें तो जो कॉफ़ी का पादप है वो एक झाड़ी के रूप में होता है, एक या कह सकते हैं छोटे वृक्ष के रूप में होता है, जिसकी ऊंचाई 5 से 10 मीटर या फिट में कहें तो 15 से 30 फीट तक इसकी ऊंचाई होती है। इसको जो है झाड़ी नुमा रखा जाता है, क्योंकि जिससे कहें कि उसमें ब्रांचिंग अधिक से अधिक हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा फल लग सके, तो इसलिए ये जो है झाड़ी नुमा इसको रखा जाता है। सदाबहार वृक्ष होता है जिसमें पत्तियां जो है एवरग्रीन होती हैं और नई शाखाएं जो है विकसित होती रहती हैं, साथ ही साथ फल भी जो है इसमें अधिक लगते हैं, तो इसलिए इसको जो है झाड़ी नुमा रखते हैं। अगर हम इसके स्तंभ की बात करें तो स्तंभ जो है इसका ऊर्ध्व होता है, काष्ठीय होता है और शाखित ब्रांच स्टेम होता है इसका, और ब्रांचिंग जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है। पत्ती अगर हम देखें तो पत्तियां जो है इसमें सिंपल पर्ण पाई जाती हैं, जो कि सम्मुख होती हैं, चरमिल होती हैं, थोड़ी मोटाई ली हुई होती हैं और साथ ही चमकीली होंगी, इनके ऊपर जो है चमक बरकरार रहती है, साथ साथ एवरग्रीन सदाबहार होती हैं। इन पत्तियों की अगर हम बात करें तो इसमें जो है अनुपर्ण पाए जाएंगे, अर्थात पत्तियां जो होती हैं अनुपर्ण होती हैं, और इन पत्तियों की कक्ष से जो है पुष्प विकसित होते हैं। आप देख सकते हैं पुष्प जो है यहाँ गुच्छ जो है विकसित होंगे पत्तियों कक्ष से, और जो पुष्प होते हैं वो सफ़ेद होंगे, साथ ही साथ खुशबूदार होते हैं, ताराकार होंगे, मतलब स्टार शेप के जो है पुष्प यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनमें पुष्पों में खुशबू आ गई, और वाइट कलर के पुष्प होते हैं। और ये पुष्प जो होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, साथ ही साथ ये एपिगाइनस टाइप के या ऊपरी जायंगी प्रकार के पुष्प जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये पुष्प जो है वर्ष में 3 से 4 बार लगते हैं, और पुष्प से हालांकि फल बनने में 6 से लेकर के 9 महीने तक का समय लगता है। और जब 6 से 9 महीने बाद में फल लगेगा तो फल जो है इसमें बेरी लगते हैं, जो कि तरुण अवस्था में हरे होंगे और पकने पर गहरे लाल रंग के हो जाते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर होते हैं, और लोकप्रिय रूप से इनको चेरी कहते हैं। और फल में जो है अगर बीज की संख्या की बात करें तो बीज जो है वो 2 पाए जाते हैं। आप यहाँ पर पादप को देख सकते हैं, कॉफ़ी के को देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि पादप जो है किस तरीके से काष्ठीय तनायुक्त होता है, और फलों की संख्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने भारी मात्रा में फल लगे हुए हैं। इस तरीके से झाड़ी नुमा जो है ये वृक्ष होता है, जिसमें फल आप देख सकते हैं कि लाल कलर के जो फल हैं वो लगते हैं, और ये फल
के अंदर जो बीज होता है वही कॉफ़ी का हमारा उपयोगी भाग होता है। उसको भून करके जो है और पीस करके पाउडर के रूप में कॉफ़ी तैयार की जाती है। पत्तियों की बात कर रहे तो हम पत्तियां आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्तियां जो हैं वो सम्मुख होती हैं, साथ ही साथ सरल पर्ण जो है यहाँ पर पाई जाती हैं, जो कि चमकदार आपको दिख रही हैं और ग्रीन जो है होती हैं। अब हम जो वनस्पतिक लक्षणों के बाद में बात कर लेते हैं इसके खेती की, कि किस तरीके से इसकी हम खेती करें। खेती की बात करने से पहले हम यहाँ पर इसकी देखिए फल की जो है यहाँ पर हम ट्रांसवर्स सेक्शन की जो स्ट्रक्चर उसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसका जो है फ्रूट जो होता है उसकी यहाँ पर अनुदैर्घ्य काट हमने ली गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका फल है वो वृंत के द्वारा लगा हुआ होता है शाखा से, और ये जो है इसके अंदर 2 बीज पाए जाते हैं जिनको हम बीन भी कहते हैं, देखिए यहाँ। और फल की अगर बात करें तो ये इसमें तीनों ही फलवित्ती पाई जाती हैं। बाइवल वित्ती जो है वो एक्जोकार्प कहलाती है, जो कि गहरे लाल रंग की होती है। जैसा कि आपको अभी बताया था कि इसमें जो फल होते हैं वो गहरे लाल रंग के होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है इसका बाहरी एक्जोकार्प है। ये आपको जो बाहरी एक्जोकार्प दिख रही है। इसके बाद में अगर हम देखें तो जो नीचे इसके मासल और जो सलेस्मी एक तरीके की मीजोकार्प होती है, और तीसरी जो फलवित्ती होती है जिसको हम एंडोकार्प कहते हैं, तो वह इसको पर्चमेंट भी कहते हैं। आप ये देख सकते हैं कि झिल्ली के रूप में पाई जाती है पर्चमेंट जो है। पर्चमेंट के नीचे जो है एक सिल्वर स्क्रीन होती है। सिल्वर स्क्रीन या इसको हम कह सकते हैं कि चमकदार ये बीज चोल होता है, जिसके द्वारा बीज जो है ये ढका रहता है। ये हमारा बीज है, पर्चमेंट आंतरिक चोल है जिसको हम एंडोकार्प भी कहते हैं। और बीज जो है आपको बताया कि चमकदार बीज चोल या सिल्वर स्क्रीन द्वारा ढके रहते हैं, और प्रत्येक फल में यहाँ पर 2 बीज पाए जाते हैं। अब हम इसकी कल्टीवेशन की बात करें तो कल्टीवेशन अगर हम देखें तो कॉफ़ी की जो खेती नम जलवायु में की जाती है, विशेषकर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, विशेषकर ढलवा जो क्षेत्र हैं पहाड़ों पर, वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। और कॉफ़ी की खेती के लिए जलवायु अगर हम बात करें तो जलवायु जो है इसके लिए नम पर्वतीय जलवायु की आवश्यकता होती है। और तापमान अगर हम देखें यहाँ पर तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 36 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो आवश्यक होता है। और मृदा की अगर बात की जाए तो मृदा जो है उपजाऊ और हल्की अम्लीय दोमट मृदा होनी चाहिए। और भारत में भी अगर हम इसकी खेती की बात करें तो पर्वतीय जो ढलवादार स्थान होते हैं, जो सीढ़ीनुमा भूमि होती है, उस पर इसकी खेती की जाती है। और विशेषकर अगर हम देखें तो जो साउथ में, विशेषकर साउथ इंडिया में जो पर्वतीय स्थान है वहाँ पर ये खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त जगह रहती है। इसके अगर हम प्रवर्धन की जैसा कि बात कर रहे थे तो प्रवर्धन जो है बीजों द्वारा किया जाता है। हालांकि इसके प्रवर्धन के लिए और भी तकनीक काम में ली जाती है, जैसे कि कटिंग द्वारा या फिर ग्राफ्टिंग द्वारा भी जो है इसको हम उगा सकते हैं। और बीजों से प्रवर्धन के लिए सबसे पहले बीजों को जो है क्यारियों में उगाया जाता है, और उगा करके हम पौध तैयार करते हैं और नर्सरी में जो है इस काम को करते हैं दिसंबर जनवरी के महीने में। और इस दौरान जो है कार्बनिक पदार्थ के लिए हम जो है खाद वगैरह डाल देते हैं, और छायादार स्थानों पर इसको पौध को तैयार किया जाता है, क्योंकि चाय की तरह कॉफ़ी के पौधों के लिए भी शुरुआत में छायादार स्थान की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम जो है छायादार स्थान उपलब्ध करवाते हैं शुरू में। बीजांकुरण में लगभग 35 से 40-42 दिन का समय लगता है, और जब पौधे की ऊंचाई 6 से 9 सेंटीमीटर की हो जाती है तो इन्हें अन्य क्यारियों में भी स्थानांतरित कर दिया जाता है। और बीजों को जो हमारा बोने का समय जैसा कि आपको बताया दिसंबर जनवरी रहता है, और उसके पश्चात जब 16 से 18 माह की हमारी पौध हो जाएगी तो इसको हम वर्षा ऋतु में गड्ढे बना करके पौधों को स्थानांतरित कर देते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि 2 बार जो है ये फसल क्यारियों में स्थानांतरित करनी पड़ती है। एक बार जब हम छोटे जो हमारे सीडलिंग्स थे उनको प्रथम क्यारी में स्थानांतरित करते हैं, उसके पश्चात वहाँ जब बड़े हो जाते हैं तो उनको गड्ढे में लगा देते हैं। और पौधों के मध्य की दूरी जो है हम रखते हैं 8 से 10 फीट रखी जाती है। और पादपों में चूँकि हमने आपको पहले ही बताया कि पार्श्व शाखाएँ विकसित ज़्यादा से ज़्यादा की जाती, तो इसके लिए समय समय पर विशेषकर 2 बार इसकी जो है प्रूनिंग या छटाई की जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं 2 बार छटाई की जाती है इसकी।
एक छटाई तो जब की जाएगी जब पादप आधा मीटर से कुछ कम लंबा होता है, और द्वितीय छटाई हम जब करते हैं जब पादप 1.5 से 2 मीटर लंबा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि छटाई के द्वारा पादप को झाड़ीनुमा रखा जाता है, जिससे कि शाखाएं ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो सकें और फल जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसमें विकसित हो सकें, क्योंकि बीज जो है हमें प्राप्त करने होते हैं। तो जितने ज़्यादा फल बनेंगे उतने ही ज़्यादा बीज हम प्राप्त कर पाएंगे कॉफ़ी की खेती के लिए। और 3 से 4 वर्ष बाद कॉफ़ी के पादप में फल आने लगते हैं, जो कि 40 से 50 वर्षों तक आते रहते हैं। तो लंबे समय तक जो है कॉफ़ी का पादप फल देता है। और फलों को अक्टूबर से दिसंबर के माह के मध्य में तोड़ लिया जाता है, और तोड़ने के लिए इनको जो है कह सकते हैं कि सीधा इनको शाखाओं से सूंध करके तोड़ लिया जाएगा, या फिर कई बार भूमि में गिरने के पश्चात उनको एकत्रित भी कर लिया जाता है। और यह कार्य अक्टूबर से दिसंबर माह में किया जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास जो है ये जो फल हैं वो इकट्ठे होकर के आ जाते हैं। अब भी जब हमारे पास फल इकट्ठे होकर आ गए हैं तो इसके पश्चात हमें कॉफ़ी बनाने के लिए इसके फलों की प्रोसेसिंग करनी होती है, जिसे हम कहते हैं कॉफ़ी की प्रोसेसिंग, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो कॉफ़ी की प्रोसेसिंग करने के लिए जो हमारे पास फल हैं, इनसे 2 विधियों से हम कॉफ़ी तैयार करते हैं। पहली है हमारी शुष्क विधि और दूसरी है हमारी आर्द्र विधि। पहली विधि जो कि शुष्क विधि या ड्राई मेथड है, इसके आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें जो है फलों को धूप में सुखाया जाता है। ये हालांकि पुरानी विधि है, वर्तमान में विधि बहुत कम काम में ली जाती है। अफ्रीका में ये विधि मुख्यतः अपनाई जाती है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारे जो फल हैं इनको सुखा दिया जाता है धूप में, और सुखा करके इनको एक तरीके से कहें कि समय समय पर हिलाया भी जाता है, जैसे कि एक समान धूप पे चारों तरफ इस फल के लगती रहे। और फल बित्तियाँ इस दौरान जो है सूख करके हटा ली जाती हैं, क्योंकि वो सूख जाएंगी तो उनको एक तरह भूसी का रूप ले लेती हैं वो, और उनको हटा दिया जाता है। और ये काम जो है या तो हाथों से कर लिया जाता है या फिर कई बार हलिंग मशीन के द्वारा जो है ये कार्य कर दिया जाता है। और जो हमारे पास शुष्क बीज जो आ जाते हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाता है, और तत्पश्चात उनको पीस करके पाउडर के रूप में तैयार कर लिया जाता है। आप देख सकते हैं पृथक बीजों को भूनकर पाउडर बना करके पैक कर दिया जाता है। तो ये तो विधि हुई हमारी शुष्क विधि। आर्द्र विधि में फलों को जल से भरे टैंक में सबसे पहले डाला जाता है, और उसके पश्चात ये जो फल हैं वो जल में डूब जाते हैं, और जो कचरा होता है वो पानी पर तैरता हुआ रहता है, जैसे कि टहनियाँ, खराब फल, इस तरह उनको अलग कर लिया जाता है। और जो परिपक्व जो फल होते हैं हमारे, उनको जो है पल्पिंग मशीन के द्वारा इनको पल्प को निकाल दिया जाता है इनके, जैसा कि आप देख सकते हैं बीजों को निकालने के लिए इसमें जल व पल्पिंग मशीन की इसमें आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ इसका किण्वन या फर्मेंटेशन किया जाता है। बीजों पर जो लगी पतली झिल्ली होती है, जो आपको पहले बताई थी, जिसको हम परचमेंट कहते हैं, इसको हटाने के लिए किण्वन किया जाता है। तो किण्वन करने के पश्चात जो है झिल्ली हट जाती है, और उसके पश्चात इन बीजों को अच्छी तरह धोया जाएगा, और गूदा भी जो है जो बचा हुआ गूदा है वो सब पृथक करके इनको धूप में सुखाया जाता है। और सुखाने के पश्चात जो है इसमें नमी की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, और परचमेंट जो झिल्ली है वो उसको हटाने के लिए हलिंग मशीन्स का भी प्रयोग किया जाता है। और इनमें जो है हलिंग मशीन्स में ये परचमेंट झिल्ली अलग हो जाती है, और उसके पश्चात जो इनकी सिल्वर स्क्रीन है उसको भी पॉलिशिंग द्वारा पृथक कर लिया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस आर्द्र विधि या वेट मेथड में जो है मशीनों के द्वारा काम करते हुए सारी चीज़ों को हटा करके और बीजों को जो है बिल्कुल शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है, और प्राप्त बीजों को फिर भून करके पाउडर बना लिया जाता है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास दोनों ही विधियों द्वारा हम इनको कॉफ़ी को तैयार करते हैं। और आपको पता ही है कि कॉफ़ी जो है वो पाउडर के रूप में तैयार की जाती है। तो जो भी बीज हमने प्राप्त किए हैं इनको रोस्ट कर लिया जाता है, 260 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 5 मिनट के लिए भून लिया जाता है। और भून करके जो है इनमें नमी की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है, गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं ये, और इनका वज़न भी कम हो जाता है, लेकिन साइज इनका बढ़ जाता है और इनमें खुशबू उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए इनको जो है भून करके कह सकते हैं कि पाउडर के रूप में निर्वात स्थिति में पैकेटों में पैक कर दिया जाता है, जो कि मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाती है।
तो ये तो बात हुई कॉफ़ी तैयार करने की विधि की। और अब हम बात कर लेते हैं कि कॉफ़ी जो है इसका रासायनिक संगठन क्या होता है। तो कॉफ़ी के रासायनिक संगठन की अगर हम बात करें तो कॉफ़ी में अगर हम देखें तो कॉफ़ी जो उत्तेजक और ताजगी वाला जो गुण होता है कॉफ़ी में, वो होता है कैफ़ीन के कारण। यही वो एल्कलॉइड्स है जिसके कारण कॉफ़ी में स्टिमुलेटिंग का और रिफ्रेशिंग का गुण होता है, क्योंकि इसके पीने के पश्चात हमें थोड़ी ताजगी महसूस होती है और थोड़ी उत्तेजना महसूस होती है। तो वो जो है कैफ़ीन इसमें पाया जाता है। 1 से 2% की आसपास कैफ़ीन की मात्रा इसमें पाई जाती है और कैफ़ीन जो है वो एक एल्कलॉइड्स है। अगर हम कॉफ़ी की सुगंध की और स्वाद की बात करें तो कॉफ़ी में जो सुगंध और स्वाद होता है वो उसके वाष्पशील कैफ़ीन के कारण होता है, जिसकी मात्रा 10 से लेकर के 13% तक होती है। और यह कैफ़ीन जो है कॉफ़ी को एक विशेष गंध प्रदान करता है और एक स्वाद प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त कॉफ़ी के बीजों में प्रोटीन पाया जाता है और साथ ही साथ शर्करा पाई जाती है, सेलुलोज, वसा, क्लोरोजेनिक अम्ल, जल, ये सभी पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पर मुख्य फोकस बिंदु है वो है कैफ़ीन नामक एल्कलॉइड्स और कैफ़ीन नामक वाष्पशील तेल का पाया जाना, क्योंकि जो कॉफ़ी के जो मुख्य गुण हैं वो इन दोनों के कारण ही होते हैं। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो कॉफ़ी है उसमें कौन सा एल्कलॉइड्स पाया जाता है जो कि उत्तेजना और ताजगी प्रदान करता है, तो आप उसमें आंसर कैफ़ीन लिख के आएंगे। इसके अलावा जो वाष्पशील तेल है वो आप कैफ़ीन लिखेंगे। तो इस तरीके से ये तो जो है बात कॉफ़ी के रासायनिक संगठन की हुई। और एक बात यहाँ पर और जो है ऐड करना चाहूँगा कि जो कॉफ़ी है इसमें जब चिकोरी को मिश्रित कर दिया जाता है तो कॉफ़ी का जो स्वाद है वो काफ़ी बढ़िया हो जाता है। और ऐसी जो कॉफ़ी है वो चिकोरी ब्लेंडेड कॉफ़ी कहलाती है और वाणिज्यिक स्तर पर इस काम को जो है किया जाता है और जिससे कि स्वाद इसका काफ़ी बढ़िया हो जाता है, अच्छा स्वाद हो जाता है चिकोरी ब्लेंडेड कॉफ़ी का। और कॉफ़ी की जो खुशबू है, हालांकि और भी खुशबू या स्वाद और भी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि पादप की किस्म है, फलों की परिपक्वता है कि फल कच्चे हैं या पूर्ण परिपक्व लिए गए हैं, संसाधन की विधि कैसी है, उसका ब्लेंडिंग कैसी, ये सभी चीज़ें जो है कॉफ़ी की क्वालिटी को प्रभावित करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं अंत में कॉफ़ी के उपयोगों की। तो कॉफ़ी के उपयोग में सबसे पहला उपयोग है हमारा, आप सभी जानते हैं कि कॉफ़ी का जो है पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कॉफ़ी जो है हमारे घरों में प्रमुखता से इस्तेमाल की जाती है चाय के जैसे ही। तो इसको जो है चीनी और दूध के साथ मिला करके स्वादिष्ट पेय पदार्थ तैयार किया जाता है जो तरोताज़ा करने वाला होता है और साथ ही साथ स्टिमुलेटिंग गुण वाला होता है वो। और जैसा कि आपको पहले ही बताया कि जो चिकोरी मिली जो कॉफ़ी होती है वो काफ़ी स्वादिष्ट होती है, तो जो है ये हमें काफ़ी बेहतरीन स्वाद प्रदान करती है पेय पदार्थ के रूप में। इसके अलावा कॉफ़ी के जो बीज हैं वो डायूरेटिक होते हैं, तो किण्वन से जो है एल्कोहलिक पेय भी तैयार किए जाते हैं। और कैफेलाइट प्लास्टिक के निर्माण में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कॉफ़ी के जो बीज हैं वो इस कैफेलाइट नामक एक विशेष प्रकार के प्लास्टिक के निर्माण के लिए भी प्रयोग में लाए जाते हैं। कॉफ़ी की जो प्रवृत्ति है वो कह सकते हैं कि उच्च रक्तचाप बढ़ाने वाली होती है, इसलिए न्यून रक्तचाप के उपचार में इसको प्रयोग में लाया जाता है। कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों का लो ब्लड प्रेशर रहता है उनको कॉफ़ी पीने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त सरदर्द या माइग्रेन के उपचार में भी इसका प्रयोग लिया जाता है और इसको अरगट के साथ में प्रयुक्त किया जाता है। और पादप का प्रयोग इसके अलावा कास्ट के लिए भी किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो चीज़ें हैं जैसे कि लकड़ी की छड़ियाँ हैं, हत्थे, फ्रेम आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम और भी देखें तो इसमें जो है कैफियोटॉक्सिन एक विषाक्त रसायन पदार्थ उपस्थित रहता है कॉफ़ी में, इसीलिए कॉफ़ी का जो ज़्यादा प्रयोग है वो हानिकारक रहता है और इसके ज़्यादा सेवन करने से कई सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसलिए इसका जो सेवन है वो एक सीमित मात्रा में करना चाहिए। और प्रयोगों में हम देखें तो जो फलों का गूदा है या अन्य अपशिष्ट जो होते हैं वो खाद बनाने के काम में भी लिए जाते हैं। इसके अलावा बालों की उचित वृद्धि के लिए भी पोषण के तौर पे जो है मेहंदी के साथ मिला करके भी इसका प्रयोग में किया जाता है, चाय भी उसमें मिलाई जाती है।
तो ये तो बात हुई यहाँ पर कॉफ़ी के उपयोगों की। काफ़ी सारे उपयोग जो है कॉफ़ी के होते हैं। इसी के साथ आज की हमारी ये इकोनॉमिक बॉटनी की क्लास जिसमें हमने कॉफ़ी का अध्ययन किया था यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।